नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ी पानी का किया लोकार्पण। स्मार्ट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी। मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाओं के साथ ही सड़क यातायात हो रहा प्रभावित। और राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 टीमें कर रही प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसलों को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला जनहित में लिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था, उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की कालाबाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का ये फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करार दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय जो निर्णय उस समय लिया था, वो देश के हित में लिया था, आम जनता के, सामान्य जनता के, गरीबों के, मजदूरों के हित में लिया था। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले को आर्थिकी के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव हुए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। श्री अग्रवाल ने कहा कि जनता ने भी मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम फैसला है, मैं उसके लिए बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। नोटबंदी के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका लगाई थी, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये वास्तव में माननीय मोदी जी, जो हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जिनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा है, सरकार भी जनहित में फैसले ले रही है। और जिस प्रकार से नोटबंदी का जब फैसला लिया गया था, उसमें चाहे आतंकवाद के खिलाफ चोट की बात हो, चाहे ब्लैक मनी को बाहर करने की बात हो, यानी कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ठीक ठहराया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के विरुद्ध 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ और कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा के शिलान्यास के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्ट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ का नाम
पूर्व विधायक हरबंस कपूर के नाम से किए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संपर्क स्मार्टशाला टीवी डिवाइस के माध्यम से चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया और छात्राओं से संवाद भी किया। आज उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को मजबूती देने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम यहां से प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें पहले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए संपर्क पाठशाला की शुरुआत की जा रही है, जिनमें आप सब लोगों ने यहां पर देखा टीवी डिवाइस के माध्यम के द्वारा उपयोग के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। वहीं दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत आज माध्यमिक स्तर पर स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे हमारे बेटे बेटियों को भविष्य में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में भी बड़ी मदद मिल पाएगी, बड़ी मदद मिल सके। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है, जिसके तहत 5000 बाल वाटिकाओं का संचालन पूरे राज्य में किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 11 लाख छात्र छात्राओं को किताबें, कपड़े, बैग, जूते और अन्य सामग्री सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मुफ्त में किताबें देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। देखिए, हमारे राज्य में अभी तक 11 स्थानों पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है वो छात्रावास बन गए हैं और उसमें अनाथ बच्चों के पढ़ाई की जाएगी, बेसहाय बच्चों की पढ़ाई की जाएगी, जिनके माँ बाप नहीं उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई की जाएगी और ऐसे लगभग 1300 बच्चों को हम अभी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। राज्य के अगर किसी हिस्से में भी और भी जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन छात्रावासों को और चलाएगी। और मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के लिए 2023 में हम स्मार्ट क्लास से लेके वर्चुअल क्लास से लेके टीचर्स की नियुक्तियां से लेके हर प्रकार हम इस साल 2023 को जो है शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पे पूरा ध्यान देना है। वहीं महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। जैसा कार्यक्रम में भी आपने देखा, हमारे 11 ऐसे इस समय आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां पर हम निराश्रित और बेसहारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उसी तरह के आज 2 आवासीय विद्यालयों का यहाँ शिलान्यास किया गया है और 2 का लोकार्पण किया गया है। तो एक तो इसमें जो भी जरूरतमंद हैं इस तरह के लोग, उनको हम लोग इसमें रख रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं और उनका भोजन, कपड़े और पठन सामग्री जो भी है सब फ्री दे रहे हैं। राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाओं के साथ ही सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में शीतलहर चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। कोहरे के चलते सांस संबंधी रोगियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि अलाव जलाने के साथ ही रैन बसेरे में भी निराश्रित लोगों को भेजा गया है। प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों की उचित मदद भी की जा रही है। नगर के क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। इस संबंध में अलाव को कुछ इनके जो प्रकार है उसको और अच्छी तरह से चलाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उसके स्थानों की संख्या बढ़ाने के बारे में भी बताया गया है। आज से देखा जा रहा है कि कुछ ठंडा कुछ बढ़ गया है, तो शाम को हम लोग कंबल बांटने भी जा रहे हैं। ऐसे लोग जो निराश्रित हैं, जो घूम रहे हैं, उनको कंबल बांटे जाएंगे और जो बिल्कुल रोड में रह रहे हैं उनके रैन बसेरे का इंतजाम भी किया गया है। वो रैन बसेरे में जाकर के भी रुक सकते हैं और उनको वहां भेजा जाएगा ताकि कोई शीतलहर से किसी प्रकार की कोई भी हानि न हो। वहीं राजकीय बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी ने बताया कि अत्यधिक ठंड और कोहरे छाए होने के कारण अस्पताल में सांस से संबंधित बीमारियों के मरीज आ रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। देखो, ठंड के मौसम में बेसिकली जो है एक तो रेस्पिरेटरी डिजीज का जो रेशियो बढ़ जाता है, जिसमें दमा, सांस की बीमारी, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के मरीजों की जो है सांस की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं और मरीज को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ज़्यादातर मरीज को भर्ती करना पड़ता है कई बार। तो एक तो सांस की बीमारी का अटैक बढ़ जाता है,
दूसरा जो है ऐसे मौसम में जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में, ठंड मौसम में हार्ट के अटैक के भी केसेस बढ़ते हैं। आमतौर पर हार्ट संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती है। खान पान में विशेष ध्यान दें, गर्म पानी पिएं और रेगुलर हल्का हल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, पर हल्का हल्का रेगुलर एक्सरसाइज रखें हैं अपना, चाहे इंडोर चाहे आउटडोर, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें। और डाइट में जो है ऑयली स्पाइसी चिकनाई चीज़ का बिल्कुल प्रयोग करें और हाई फाइबर डाइट लें। साथ में पानी की सेवन बराबर करते रहें, पानी की मात्रा खूब पिएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर में उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न जनपदों से आए प्रतिभागियों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि आज पहली बार टिहरी कप उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे बालिकाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। खेल के प्रति सरकार का बहुत गंभीर चिंतन हुआ और यही कारण है कि अभी हमने कुछ समय पहले राज्य की खेल नीति लेकर के आए, जिसमें खिलाड़ियों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं के अलावा उसकी आजीविका को खेलों से कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी बड़ा काम किया गया है और सरकार बहुत गंभीर है इसको लेकर के। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले बच्चे के अंदर उसके अंदर तकनीक भी है, उसके अंदर दमखम भी है और उसको केवल दिशा की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में खेलों का आयोजन हो रहा है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य भर के सभी 102 निकायों के निकाय अध्यक्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और शहरी विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को 100% पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सशक्त उत्तराखंड के विजन 2025 को प्राप्त करने के लिए अभी से समेकित प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं नगर पालिका परिषद डोईवाला द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत नई पहल शुरू की गई है। इसमें नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वार्डों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसे रोको टोको पूछो अभियान नाम दिया गया है। मसलन अगर आपको कोई कूड़ा फेंकते हुए दिखाई देता है तो आप उसे रोकें, टोकें और पूछें कि सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। उसे जागरूक करते हुए कूड़ा वाहन में ही कूड़ा डालने के लिए प्रेरित करना है। आज रोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और नगर पालिका के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से नगर पालिका टीम को रवाना किया। इस दौरान सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि आमजन को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत मेरा शहर मेरी पहचान की भावना से प्रेरित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारी में पूरा शहर जुटा है और इस सर्वेक्षण की मेन टैगलाइन ही है कि मेरा शहर मेरी पहचान। तो ये इस टैगलाइन को हर शहरवासियों को, हम लोगों को एहसास दिलाना है कि उनका शहर उनकी पहचान है। उसी के क्रम में आज नगर पालिका द्वारा रोको टोको और पूछो अभियान, जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये पूरे डोईवाला क्षेत्र में प्रत्येक स्कूलों में जाकर, प्रत्येक मार्केट में जाकर लोगों को एहसास दिलाया गया कि वे सभी लोग कूड़ा ना फैलाकर अपने कर्तव्यों को निभाएं और एक स्वच्छ और साफ शहर बनाने में अपना योगदान जरूर दें।
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटे अनाज भारत की प्राचीन फसलें रही थीं। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। एक समय था जब बागेश्वर जिले के खरही पट्टी के ताम्र उत्पाद कुमाऊं के लोगों की पहली पसंद होते थे। खरही के तांबे के बर्तनों को लोग हाथों हाथ लेते थे। जैसे जैसे लोगों का रुझान स्टील के बर्तनों की ओर होने लगा तो ताम्र कला के दिन भी ढलने लगे। लेकिन उड़ेर खानी गांव के दुलप राम टमटा ने अपने पुरखों के पुरातन हुनर को जीवित रखा है। वे उद्योग विभाग के सहयोग से युवाओं को ताम्र शिल्प कला का प्रशिक्षण देते हैं। आज उनके ताम्र कारखाने में 5 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला हुआ है। दुलप राम को ताम्र शिल्प कला विरासत में मिली। 3 जून 1967 को 20 साल की उम्र में उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने तांबे के बर्तन बनाकर घर घर बेचकर आजीविका कमाना शुरू किया। वर्ष 1987 में उद्योग विभाग के माध्यम से उनकी बनाई तांबे और पीतल की मूर्तियों का प्रदर्शन दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी में किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन्हें स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद दुलप राम दोगुने उत्साह से कार्य करने लगे। 1966 से इस काम को कर रहा हूँ और पहले मैं अपने जो हमारे बर्तन काम था, गागर हैं, तौले हैं, परात हैं, इन आइटमों को बना रहा था। जब मैं आगे को बढ़ता रहा, इस काम को बढ़ाते रहा तो फिर देखा मैंने कि ये काम तो बहुत अच्छा काम है, तो इसको मार्केट में कैसे ले जाऊँ मैं। तो मैं जिला उद्योग की शरण ली, हैंडीक्राफ्ट की शरण ली। उन्होंने कहा कि आप आगे को बढ़िए कहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे जाऊं। मैंने कहा कि आप काम कीजिए, मार्केट आपको हम देंगे। ये जिला उद्योग की देन रही। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।